Good evening, friends. So we have covered all the major amendments through the regular lectures. और आपने देखा होगा कि अगर मैं रेगुलर लेक्चर्स नहीं देता आपको तो ये अमेंडमेंट समझना बहुत मुश्किल था. कुछ स्मॉल अमेंडमेंट, छोटी अमेंडमेंट्स रह गई हैं, उनको अब हम कवर करते हैं. ये आपका लास्ट लेक्चर है अमेंडमेंट्स का. इसके बाद कोई और अमेंडमेंट नहीं है. आपको जो अमेंडमेंट मॉड्यूल है इस पर लिखा है फाइनेंस एक्ट 21, उसके पेज 572 पर आइएगा. पेज 572 एट द बॉटम लेफ्ट में देखिएगा, लिखा होगा पेज 572, द लास्ट चैप्टर विच इज टाइटल्ड मिसलेनियस अमेंडमेंट्स. सो मिसलेनियस अमेंडमेंट्स आपकी 18 है, 18. पहली अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं. कंपनीज के लिए, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए टैक्स रेट होता है 30%, बट टैक्स रेट 25% हो जाता है अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर वाज लेस देन 400 करोड़ और लेस. सो फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 आप लोअर रेट ऑफ टैक्स 25% इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी तब लगाएंगे अगर प्रीवियस ईयर 31 मार्च 20 का टर्नओवर 400 करोड़ और लेस था. सो फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, फॉर अप्लाइंग द लोअर रेट ऑफ टैक्स ऑफ 25% इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, you will see the turnover of previous year 31st March 20. Secondly, आप जब रेगुलर क्लासेस कर रहे थे वहां मॉड्यूल 1 दैट इज पीजीबीपी, वहां एक चैप्टर था आपका एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च. उसके पेज 80 पर मैंने आपको कुछ अमेंडमेंट्स कराई थी जो फाइनेंस एक्ट 20 से आई थी. सेक्शन 35(1)(a), पेनल्टी, फीस, ये कुछ अमेंडमेंट्स कराई थी. और फिर हमने कहा था ये अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूट्स नोटिफिकेशन. नाउ these amendments are very much applicable to you for assessment year 22-23, that is your May 22 and November 22 exam. Briefly, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है 35(1)(2) में नोटिफाइड है या फिर सोशल रिसर्च करते हैं 35(1)(3) में नोटिफाइड है, तो आपको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर नोटिफिकेशन अगेन. सो बेसिकली आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी कि हम 35(1)(2), 1(2)(a) या 1(3) में कवर्ड हैं. सो आपको ये इंटीमेशन देनी है बाय 30th June 2021. ये डेट्स कोविड अमेंडमेंट एक्ट से बढ़ाई गई थी दोबारा, बट कोविड अमेंडमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू यू. फॉर योर एग्जाम यू कैन से कि आपको इंटीमेट करना है बाय 30th June 2021. और आपको जो 35(1)(2), 1(2)(a), 1(3) में अप्रूवल मिलेगा दैट विल बी वैलिड फॉर 5 years. 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23. किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च कंपनी को 29 सितंबर 2020 के बाद सिर्फ 5 साल के लिए ही नोटिफिकेशन दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा. आपको स्टेटमेंट फाइल करनी होगी, मतलब जो आपको डोनेशंस मिली हैं जिस पर आपको 100% डिडक्शन मिलती है, जो डोनर है उसको, सॉरी. तो जो डोनर है जैसे रिलायंस है, डोनेट करता है किसी कैंसर इंस्टीट्यूट को जो 35(1)(2) में नोटिफाइड है, तो इस कैंसर इंस्टीट्यूट को स्टेटमेंट फाइल करनी होगी विद द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम. और ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट है रिलायंस को सर्टिफिकेट इशू करेगा इन द प्रिस्क्राइब टाइम. और अगर ये स्टेटमेंट टाइम पे नहीं फाइल की गई, सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं इशू किए गए, देयर इज अ फीस एंड पेनल्टी जो आप कवर कर चुके हैं इन मॉड्यूल 1, ओल्ड मॉड्यूल 1 एट पेज 80-81. थर्ड अमेंडमेंट, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती है 20%.
हमने ये भी किया था कि अगर आप नई अंडरटेकिंग सेटअप करते हैं बैकवर्ड एरिया ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% है। बट ये एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% तब है अगर प्लांट मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 20। हम असेसमेंट 22-23 में हैं एंड देयरफॉर दिस रेट ऑफ 35% इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। तो अगर इन बैकवर्ड स्टेट्स में आज यानी प्रीवियस 22 में इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% नहीं मिलेगा, 20% ही मिलेगा आपको। फोर्थ अमेंडमेंट, एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस का सेक्शन होता था 32AD, वो इस साल से रेलेवेंट नहीं है, तो उस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस। एक हमने जीरो कूपन बॉन्ड्स किए थे। जीरो कूपन बॉन्ड्स वो होते हैं जिनको इशू करती है पब्लिक सेक्टर कंपनी, शेड्यूल्ड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी। फाइनेंस एक्ट 21 ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड भी अगर बॉन्ड इशू करता है तो उनको जीरो कूपन बॉन्ड का स्टेटस दिया जाएगा। 44AB में आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और टोटल रिसीट्स जो हैं उसका 95% अदर देन कैश है। जो टोटल पेमेंट्स हैं उसका 95% और मोर इज अदर देन कैश। दिस लिमिट ऑफ 5 crores has been increased to 10 crores. Sixth Amendment. So threshold limit 5 करोड़ की 10 करोड़ कर दी गई है। फर्दर एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है कि अगर पेमेंट की जाएगी बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तभी उसे हम मानेंगे अदर देन कैश। तो अगर आप बैंक ड्राफ्ट के अलावा पेमेंट करते हैं जो अकाउंट पे नहीं है, उसे कैश ही माना जाएगा इन कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 95%। तो अगर आपने क्रॉस चेक से पेमेंट की है, अकाउंट पे नहीं किया, अगर आपने बेयरर चेक से पेमेंट किया है तो उसे कैश का दर्जा ही दिया जाएगा, उसे 95% में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेवंथ अमेंडमेंट, सेक्शन 44ADA होता है जहां प्रोफेशनल्स जिनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से कम होती है वो 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स इनकम डीम कर सकते हैं। इस सेक्शन में अमेंडमेंट ये आई है कि LLPs को एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी LLPs जो है दे कैन नॉट ऑफर सेक्शन 44ADA। 8th अमेंडमेंट में आपको करा चुका हूं। लॉ में मिस्टेक थी बट मैंने आपको ठीक करा दी थी, कहा था ये मिस्टेक ठीक हो जाएगी। सेक्शन 234C का ब्याज लगता है अगर आप इंस्टॉलमेंट्स कम पे करते हैं, बट वहां एक्सेप्शन होती है कि अगर कैपिटल गेन्स हैं, कैजुअल इनकम्स हैं और कुछ ऐसी इनकम जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे वो होती हैं आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है। वहां डिविडेंड भी ऐड किया गया था, यानी अगर डिविडेंड मिलता है आपको इंस्टॉलमेंट के बाद, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस उसके बाद मिलता है, तो रिलैक्सेशन लगती है। तो कुछ एरर थी लॉ में जो मैंने आपको ठीक करा दी थी, बट अब उसे ठीक कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 21 से कि डिविडेंड अगर आपको मिलता है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो 234C रिलैक्स कर दिया जाएगा। इसमें सारे डिविडेंड्स आएंगे लेकिन 222E नहीं आएगा। 222E क्या होता है? लोन। अगर लोन दिया गया है तो उसे नॉर्मल इनकम माना जाएगा, उसे रिलैक्सेशन के पर्पस के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। नाइन्थ अमेंडमेंट है कि 263 रिविजन बाय कमिश्नर, 264 रिविजन बाय कमिश्नर
प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ असेसी। ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकते थे कमिश्नर एंड प्रिंसिपल कमिश्नर। अब ये पावर दे दी गई है ऑल्सो टू प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर। देयरफॉर रिविजन अंडर सेक्शन 263, 264 कैन बी डन बाय चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर। एक हमने सेकंड मॉड्यूल में पेज 330 पर एक सेक्शन किया था 281B, जहां असेसमेंट रीअसेसमेंट के दौरान आपकी प्रॉपर्टीज अटैच कर सकती है गवर्नमेंट टू रिकवर द टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। एक पेनल्टी आई थी 271 AAD बाय फाइनेंस एक्ट 20। याद करिए क्या वो थी पेनल्टी, कि अगर फॉल्स इनपुट लेते आप जीएसटी का, फॉल्स इनवॉइस लेकर अगर आप गलत क्रेडिट ले लेते हैं, इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं, तो पेनल्टी लगती है अंडर 271 AAD। अब इन्होंने क्या अमेंडमेंट की है 281B में? 281B इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले प्रॉपर्टी अटैच हो सकती थी ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स। नाउ दे हैव सेड कि अगर हमने पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट की है 271 AAD की, और जो पेनल्टी का अमाउंट है इट इज लाइकली टू एक्सीड 2 करोड़, तो आपकी हम प्रॉपर्टीज अटैच कर दें। तो इस पर आप MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी पेनल्टी के लिए आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। पहली बात तो फाइनेंस एक्ट 21 से पहले पेनल्टीज के लिए प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती थी, बट फाइनेंस एक्ट 21 ने सिर्फ एक पेनल्टी, दैट इज 271 AAD, जहां आप फॉल्स इनपुट क्रेडिट क्लेम करते हैं जीएसटी का, उसकी पेनल्टी अगर 2 करोड़ से ऊपर है लाइकली टू बी, तो आपकी प्रॉपर्टीज अटैच कर दी जाएंगी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते ही। एक हमने किया था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिपोर्टेबल अकाउंट्स SFTR, जहां 10 लाख से ऊपर सेविंग्स बैंक अकाउंट में कैश जमा होता है तो बैंक रिपोर्टिंग करता है, 30 लाख से ऊपर इमूल प्रॉपर्टी बिकती है तो रजिस्ट्रार रिपोर्टिंग करता है। वहां 11-12 केसेस आपने किए थे। अब इन्होंने एक रूल लेके आए हैं 114E5A, जहां इन चीजों की भी रिपोर्टिंग की जाएगी। बेसिकली ये रिपोर्टिंग इसलिए करवा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट आपके रिटर्न्स में प्री फिल कर पाएगी ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आप लिस्टेड सिक्योरिटीज बेचते हैं, उस पर कैप गेन होता है। आप यूनिट्स और म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं, उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। रिपोर्टिंग कौन करेगा? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रार टू एन इश्यूअर शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्टर्ड अंडर सेबी। तो इन सभी से इंफॉर्मेशन आएगी और गवर्नमेंट फिर आपके रिटर्न में प्री फिल कर देगी कि आपने इतने शेयर्स बेचे थे, इतनी सेल कंसिडरेशन थी, कैप गेन्स निकाल दीजिए। कंपनीज डिविडेंड इनकम रिपोर्ट करेंगी कि हमने किसको कितना डिविडेंड दिया है। इंटरेस्ट इनकम की रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्ट करेगा सारा इंटरेस्ट। अभी एक्सेप्शन देख लेते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट पे हो रहा है आपको, उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? कंपनी, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, पोस्ट मास्टर अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलाया हुआ है, NBFCs अगर आपने NBFC के पास डिपॉजिट रखा हुआ है। इसमें की नोट्स देखिए, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैप गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज or units of mutual funds shall be furnished on a quarterly basis
by 25th of the month immediately succeeding the last month of the quarter in which the securities units are sold. यानी जून क्वार्टर की रिपोर्टिंग 25 जुलाई तक की जाएगी. The information relating to expense, interest income, is required to be reported where the cumulative interest exceeds 5,000 rupees per person in the financial year, and separate report is required to be maintained, to be given for each type of account, savings, current, term deposit, etc., ताकि आपका ATTTA, TTB भी कंप्यूट हो सके. जो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है लाइक PPF, FCR, FCNR, RFC, सुकन्या समृद्धि, इनकी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी. ATIAC स्टार्टअप्स को डिडक्शन देता है और स्टार्टअप इज डिफाइंड वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है 31 मार्च 21. ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है बिकॉज ऑफ कोविड. तो अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 मार्च 22 तक, तब भी आपको ATIAC का बेनिफिट मिल जाएगा. सिमिलर अमेंडमेंट्स हैव बीन ब्रॉट इन सेक्शन 79, सेक्शन 54GB, जहां स्टार्टअप डिफाइंड है. तो स्टार्टअप डिफाइंड जहां पर है वहां पहले यह था कि आप इनकॉर्पोरेट होने चाहिए टिल 31 मार्च 21. दिस डेट इज एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 22. ATIABA होता है जहां हाउसिंग प्रोजेक्ट से बिल्डर को जो प्रॉफिट्स होते हैं एग्जेम्प्ट होते हैं टिल द टाइम ही सेल्स ऑल द फ्लैट्स. यहां हाउसिंग प्रोजेक्ट अप्रूव होना चाहिए था टिल 31 मार्च 21. ये भी डेट बढ़ाकर एक साल बढ़ा दी गई है. हाउसिंग प्रोजेक्ट इज टू बी अप्रूव्ड बाय 31 मार्च 22. और इसी सेक्शन में एक और बेनिफिट दिया गया है. अगर बिल्डर जो है प्रोजेक्ट बना रहा है किस चीज का, डेवलपिंग बिल्डिंग रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, यानी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो रेंट पे दी जाएगी, उसकी भी इनकम बिल्डर की 100% एग्जेम्प्ट है. सो अमेंडमेंट आई है वेयर द ग्रॉस टोटलिंग ऑफ द सेसी इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स derived from the business of developing, building, a rental housing project. वो प्रोजेक्ट्स जिनको आप खरीद कर आगे किराए पे चढ़ा देंगे, तो बिल्डर को जो प्रॉफिट होगा वो 100% एग्जेम्प्ट है टिल द टाइम द फ्लैट्स आर सोल्ड. हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या होगा, ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी. आपने सेक्शन 80LA किया था जहां किसी बैंक की ब्रांच है IFSC में, तो बैंक को डिडक्शन मिलती है 100% ऑफ इनकम फ्रॉम द ब्रांच इन IFSC फॉर 5 कंसेक्टिव असेसमेंट ईयर्स बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर, जब आपको परमिशन मिली थी टू ओपन द ब्रांच इन SEZ. So IFSC is also in SEZ, and 50% income for next 5 assessment years. Subsection 1 है, देखिए, where the GTA of the assessee being a unit of IFSC includes any income referred to in subsection 2, तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी 10 साल के लिए आउट ऑफ द ब्लॉक ऑफ 15 असेसमेंट ईयर्स. यहां तक सेम है जो हमने पहले किया था. अब जो इनकम एग्जेम्प्ट है, बैंक के लिए क्या एग्जेम्प्ट है, जो ब्रांच है IFSC में, SEZ में, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है 100% फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स 50%. जो बैंकिंग बिजनेस हो रहा है विद द अंडरटेकिंग लोकेटेड इन SEZ, या फिर जो अंडरटेकिंग डेवलप करती है, मेंटेन करती है, ऑपरेट करती है अ यूनिट इन SEZ, उससे जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है.
और अगर आईएफएससी में आपका यूनिट है तो उस यूनिट के 100% इनकम एग्जेम्प्ट है 10 साल के लिए आउट ऑफ द ब्लॉक ऑफ 15 ईयर्स. डी इज द अमेंडमेंट कमिंग बाय फाइनेंस एक्ट 21. अगर यूनिट है आपका आईएफएससी में और आप ट्रांसफर करते हैं एन एसेट, व्हाट एसेट? एयरक्राफ्ट which was leased by a unit referred in clause C to a person subject to the condition that unit has commenced operation on or before 31st March 24. तो इस ट्रांसफर से जो इनकम आएगी वो भी एग्जेम्प्ट है. तो अगर एयरक्राफ्ट है, लीज किया गया था बाय यूनिट, रेफर टू इन क्लॉज सी यानी यूनिट इन आईएफएससी टू एनी पर्सन, और अब अगर ये एयरक्राफ्ट बिकता है तो इसके कैप गेन्स 100% एग्जेम्प्ट है. सेक्शन 9A कोई खास नहीं है. हमने पढ़ा था कि अगर आपका एलिजिबल फंड है, एलिजिबल फंड मैनेजर है, तो उस फंड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. अब इन्होंने कहा है कि अगर फंड मैनेजर जो है लोकेटेड है आईएफएससी में तो हम कंडीशंस को रिलैक्स कर सकते हैं. कौन सी रिलैक्स करेंगे ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी, तो दैट्स नॉट वेरी मच रेलेवेंट. 16th अमेंडमेंट में आपको करा चुका था, क्लैरिफिकेटिव अमेंडमेंट है. सेक्शन 194 has been amended to provide that where the SPV pays income in nature of dividend of business trust, no TDS is to be deducted by such SPV because ये interest exempt होता है. एक हमने मॉड्यूल 5 में अमेंडमेंट की थी, मॉड्यूल 5 के पेज 4-5 पर यह डिस्कशन था. सेक्शन 6(1)(a) लाया गया था कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है और बाहर लायबल टू टैक्स नहीं है, बाहर लायबल टू टैक्स नहीं है, तो चाहे इंडिया में आप एक दिन में ना रहे हो, आपको हम रेजिडेंट बट नॉट ऑनरी रेजिडेंट मानेंगे. बेसिकली अमेंडमेंट लाई गई थी ताकि जो इनकम आ रही है फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जो बिजनेस प्रोफेशन इंडिया से बाहर कर रहे हैं बट बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल है फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया में टैक्स कर दिया जाएगा. सो बेसिकली अमेंडमेंट लाई गई थी जो इंडियंस टैक्स हेवंस में जाके बस जाते हैं, नॉन रेजिडेंट का स्टेटस अक्वायर कर लेते हैं और बिजनेस प्रोफेशन इंडिया से बाहर करते हैं बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया करते हैं, तो वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती थी. सो फाइनेंस एक्ट 21 ने इसको टैक्सेबल कर दिया था. तो आपको याद होगा मैंने बताया था ये अमेंडमेंट तभी लगेगी अगर आप लायबल टू टैक्स नहीं है इन द फॉरेन कंट्री, और मैंने कहा था अगर आप टैक्स हेवन में रिजाइड कर रहे हैं तो ही ये अमेंडमेंट लगेगी. इन्होंने ये बात फाइनेंस एक्ट 21 से क्लैरिफाई कर दी है. इन्होंने कहा कि लायबल टू टैक्स इन द फॉरेन कंट्री मीन्स कि देयर इज अ टैक्स लायबिलिटी ऑन सच पर्सन under the laws of that country, but and this person has been exempted by the laws of that country from income tax. For example, दुबई में टैक्स है बट दुबई के लॉज ने इंडियंस को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो भी माना जाएगा दिस पर्सन इज लायबल टू टैक्स इन दुबई. So the term liable to tax is used in section 6(1)(a) and various DTAs. ये टर्म अभी तक डिफाइन नहीं थी. फाइनेंस एक्ट 21 सेक्शन 229A लेके आया है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 टू डिफाइन दैट लायबल टू टैक्स in relation to a person in with reference to a country means a person. I mean, there is a tax liability on such person under the laws of that country for the timing in force, यानी country tax haven नहीं है, and shall include a person who has been subsequently exempted from such liability under the laws of the country. Section 6(1)(a) provides a manner in which the residential status of a person is to be determined.
It states that an individual who is treated as a non-resident in India on the basis of his stay in India is still deemed to be resident in India if he satisfies the following condition. वो citizen of India है, उसकी Indian income 15 लाख से ऊपर है, and he is not liable to tax in any other country by the reason of his domicile, residence or similar criteria. DTA के पर्पस के लिए certain courts have held that where there is no income tax in a country, or even if there is an income tax but the individual is not covered by the said act, it could not be treated as a resident of that country. In other words, if there is no tax regime either at all for the individual in that country, he cannot be regarded as liable to tax. To overrule this view, Section 229A has been introduced to provide that Mr. X, Indian citizen, resides in Italy, and the tax laws of Italy imposes tax liability on Mr. X, and Mr. X has been exempted from income tax in Italy by the tax laws of Italy, then also he shall be deemed to be liable to tax in Italy, and therefore, even if Mr. X does not have to pay tax on the income earned by him in Italy, as per the tax laws of Italy, then also will be saying that he is liable to tax in Italy, and Section 6(1) is not applicable. Accordingly, Mr. X shall be said to be liable to tax in Italy for the purpose of Section 6(1)(a), and if his total income in India, except the foreign sources, exceeds 15 lakh, and if he is a non-resident as per Section 6(1), 6(1)(a) will not be applicable to him. For the purpose of DTA between India and Italy, he shall be regarded as resident of contracting state Italy only. The above amendment therefore clarifies that Section 6(1)(a) shall apply only when an Indian citizen resides in a tax haven, that is a country where there is no income tax. This is what we have done in the classes and has been clarified by the Finance Act. मैंने समरी अब चेंज कर दी जो आपके पेज 5-6 पे दी हुई थी. इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, residing in a foreign country, उसकी टोटल इनकम इन इंडिया एक्सीड्स 15 लाख, तो ऊपर हेडिंग देखिए क्या लिखी हुई है. So पहला देखिए, those cases where there is income tax liability in the foreign country but such person has been exempted from income tax by the laws of the foreign country, then he is still treated as a non-resident. Yes, he is a non-resident. So heading होनी चाहिए whether he is a non-resident or not. Heading होनी चाहिए whether he is a non-resident or not. So period of stay in India less than 120 days, such person shall continue to be non-resident. Stay 120 days or more, but less than 182 days and 360 days or more in the last 4 preceding previous years, he is deemed to be resident but not honorary resident. 182 days or more, he is resident. और अगर टैक्स हेवन में रहता है, then he will not be treated as non-resident, he will be a resident only, resident but honorarily resident. And the last amendment in this chapter is CB से रिपोर्टिंग आपको करनी होती है अगर आपका consolidated group revenue exceeds 5,500 crores. This limit has been increased to 6,400. Come to page 562. बॉटम में देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पर पेज 562, सेक्शन 72A. हमने सेक्शन 72A किया था कि अगर कंपनीज अमलगमेट करती हैं और सेक्शन 72A की कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अमलगमेटिंग कंपनी के जो लॉसेस हैं ब्रॉट फॉरवर्ड
वो अमलगमेटेड कंपनी के करंट ईयर लॉसेस बन जाते हैं और 8 साल का फ्रेश कैरी फॉरवर्ड मिलता है। इसी तरह जो अमलगमेटिंग कंपनी की ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है वो अमलगमेटेड कंपनी की करंट डेप्रिसिएशन बन जाती है और इनडेफिनेट कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। यहां चेंजेस देखते हैं क्या आए हैं। लॉ में लिखा था, अभी भी लिखा हुआ है, वेयर देयर हैज बीन अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी ओनिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अ शिप और अ होटल विद अनदर कंपनी, या फिर बैंकिंग कंपनी अमलगमेट होती है विद अ स्पेसिफाइड बैंक। यहां तक कोई चेंज नहीं है। अब चेंज आ रहा है कि पहले लॉ में लिखा था कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी जो एयरक्राफ्ट का बिजनेस करती है वो दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी से अमलगमेट होती है जो एयरक्राफ्ट का बिजनेस करती है तो बेनिफिट मिलता था। ये कंडीशन हटा दी गई है और अब लॉ में लिखा है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी से अमलगमेट करती है तो 72A का बेनिफिट मिलेगा आपको। देखिएगा अमेंडमेंट, वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी और कंपनीज अमलगमेट करती हैं विद वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी और कंपनीज। यहां जो पब्लिक सेक्टर कंपनी अमलगमेट हो रही है और जिसमें अमलगमेट हो रही है उनका बिजनेस डिफरेंट हो तब भी ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अमेंडमेंट लेके आए हैं एयर इंडिया के लिए। एयर इंडिया जो अमलगमेट हुई है विद टाटास उसका बेनिफिट दे रहे हैं टाटास को। एन अर्स्टवाइल पब्लिक सेक्टर कंपनी एयर इंडिया अमलगमेट होती है विद वन और मोर कंपनी और कंपनीज टाटास इफ द शेयर परचेज एग्रीमेंट entered into under the strategic disinvestment restricted immediate amalgamation of the said public sector company। तो जो टाटास और एयर इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है जहां गवर्नमेंट अपने शेयर्स डिस इन्वेस्ट कर रही है टाटास को अंडर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, उसमें इमीडिएट अमलगमेशन नहीं होगा विद टाटास। एयर इंडिया का इमीडिएट अमलगमेशन नहीं होगा विद टाटास। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि टाटास वाले पहले एयर इंडिया को ठीक करें, उसके बोइंग एयरक्राफ्ट वगैरह ठीक करें, एम्प्लॉयज की पे वगैरह ठीक करें, उनके अरियर्स पे कर दें, उसके बाद अमलगमेशन करें। सो एन अर्स्टवाइल पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर अमलगमेट हो रही है यानी एयर इंडिया अमलगमेट हो रही है विद वन और मोर कंपनीज टाटास if the share purchase agreement entered into under the strategic disinvestment restricted immediate amalgamation of the said public sector company। so Air India को टाटा ने टेक ओवर कर लिया लेकिन immediate amalgamation नहीं हो सकता है। and the amalgamation is carried out within 5 years from the end of the previous year in which the restriction on amalgamation in the share purchase agreement ends। और अमलगमेशन आपको करना पड़ेगा कब? 5 साल के अंदर। 5 साल कब से गिने जाएंगे? जिस साल में जो अमलगमेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो खत्म होती है वहां से 5 साल के अंदर आपको अमलगमेशन करना पड़ेगा। उसके बाद लॉ सेम है कि जो भी लॉसेस है अनअब्सॉर्ब्ड ब्रॉट फॉरवर्ड अमलगमेटिंग कंपनी के, जो डेप्रिसिएशन है अमलगमेटिंग कंपनी की, वो बन जाएंगे करंट ईयर लॉसेस, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी। एक रेस्ट्रिक्शन है एयर इंडिया टाटास के लिए। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, एक प्रोविजन ऐड की गई है, अभी इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रोवाइडेड दैट एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी एयर इंडिया in case of amalgamation referred to in clause D, Air India with Tata's, which is deemed to be the loss or as the case may be allowance for unobserved depreciation of the amalgamated company, shall not be more than the accumulated loss and unobserved depreciation of the public sector company as on the date on which public sector company ceases to be public sector company as a result of strategic disinvestment। यानी जिस दिन टाटास ने एयर इंडिया के शेयर्स परचेज की, एयर इंडिया
पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही, उस दिन जो लॉसेस डेप्रिसिएशन थे उसको टाटा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी स्ट्रेटेजिक परचेज के बाद जो लॉसेस हो रहे हैं उनको कैरी फॉरवर्ड इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, 72 में आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट रहेगा। एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया made a strategic sale of shares of Air India Limited to Tata Sons on 1st April 21. Real example है। Air India is a public sector company in which Government of India holds 100% shares. Following aspects may be noted. The strategic disinvestment restricts the amalgamation of Air India with Tata Sons till 31st March 2023. यानी एग्रीमेंट कहता है कि आप 2023 तक अमलगमेशन नहीं कर सकते। सो 72 की कंडीशन सेटिस्फाइड है। एयर इंडिया इज अमलगमेट विद टाटा सन्स ऑन 1/4/23, उसके 5 साल के अंदर आपको अमलगमेट करना है। एयर इंडिया हैज एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 90,000 crores एज ऑन 1/4/21. इट्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन 1/4/23 इज 1,08,000 करोड़। तो 90,000 करोड़ का कैरी फॉर्ड मिलेगा। जो बैलेंस है कितना, 18,000 करोड़, उसका कैरी फॉर्ड नहीं मिलेगा। नाउ कंडीशंस ऑफ 72A आर फुलफिल्ड एज अमेंडेड। देयर इज अ सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन द शेयर परचेज एग्रीमेंट इट इज मेंशन्ड दैट पब्लिक सेक्टर कंपनी cannot be amalgamated till 31st March 23. The accumulated losses and depreciation of public sector company on the date it ceases to be public sector company, that is 1/4/21, is 90,000 crores. Amalgamation is effected within 5 years from the end of previous year, 31st March 23 होना चाहिए। 31st March 23 होना चाहिए। Losses and depreciation of 90,000 crores shall become the losses and depreciation of Tata Sons of assessment year 24-25. So 18,000 crores के लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये चेंज है 72A में। अब एक इन्होंने बोर्ड ने सर्कुलर इशू किया। मान लीजिए एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो डिस इन्वेस्टमेंट में अपने शेयर्स किसी पब्लिक प्लेयर को बेच देती है। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो डिस इन्वेस्टमेंट में अपने शेयर्स, मतलब पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट उसके शेयर्स डिस इन्वेस्टमेंट में किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच देती है। सो ये एयर इंडिया का नहीं, एग्जांपल जनरल है। अब वो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी है, यानी वाइडली हेल्ड कंपनी नहीं है आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट। तो अब जो लॉसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ सेक्शन 79, चेंज इन 51% शेयर होल्डिंग। तो यहां पर ये सेक्शन 79 अमेंड करना भूल गए थे। इन्होंने कहा हम सर्कुलर के थ्रू सेक्शन में चेंज कर रहे हैं और अगले फाइनेंस एक्ट यानी फाइनेंस एक्ट 22 में ये चेंज कर देंगे। फाइनेंस एक्ट 22 में चेंज कर दिया गया है। देखिएगा क्या सर्कुलर है। फाइनेंस एक्ट 21 has amended section 72 of the income tax act to provide that in case of amalgamation of a public sector company which ceases to be PSU as a part of strategic disinvestment with one or more companies, then subject to conditions of 72A, loss depreciation of amalgamating company, loss depreciation बन जाएगा amalgamated company का टाटा सन्स का। In order to facilitate the strategic disinvestment, अब ये बाकी दूसरी disinvestments की बात कर रहे हैं। It has been decided that section 79 of the Income Tax Act shall not apply to an erstwhile public sector company which has become so as a result of strategic disinvestment. तो अब कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है
गवर्नमेंट उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, तो सेक्शन 79 हम नहीं लगाएंगे, चाहे वो क्लोजली हेल्ड कंपनी बन जाती है, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने देंगे हम अकॉर्डिंगली। द लॉस इनकर्ड इन एनी प्रीवियस ईयर प्रायर टू, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, shall be carried forward and set off by the erstwhile public sector company. The above relaxation shall apply from the previous year in which the company that was the ultimate holding company of such erstwhile public sector company immediately before the strategic disinvestment ceases to hold directly or through its subsidiary etc. 51% of the voting power. यानी 51% of the voting power चेंज हो भी जाएगी तो हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के केस में सेक्शन 79 नहीं लगाएंगे, और जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही, उसको लॉसेस हम कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। हमने डीमर्जर किया था, डीमर्ज होता है कि कंपनी, जो डीमर्ज कंपनी है, अपना बिजनेस ट्रांसफर करती है रिजल्टिंग कंपनी को, तो टैक्स न्यूट्रल रहेगा, लॉसेस वगैरह कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी डीमर्जर कर रही है तो हम डीमर्जर का लॉ लगा देंगे, कोई भी टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगी। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, पेज 564, in order to facilitate strategic disinvestment by the government, the provisions of demerger related to public companies are amended on similar lines as amalgamation. Amalgamation की definition में change किया गया, explanation 6 add की गई। For the purpose of this clause, definition of demerger, the reconstruction or splitting up of a public sector company into separate companies shall be deemed to be demerger। यानी अगर MMTC जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है अपने आप को 3-4 कंपनीज में स्प्लिट कर लेती है तो उसे हम डीमर्जर मानेंगे। If such reconstruction or splitting up has been made to transfer any asset of the demerged company to the resulting company and the resulting company is a public sector company and fulfills such other conditions as may be satisfied, तो गवर्नमेंट जैसे MMTC डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है बट वहां कुछ एसेट्स रखना चाहती है, तो डीमर्जर में MMTC कुछ एसेट्स कंपनी जो नई बनेगी विच इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी उसको ट्रांसफर कर देगी, और इसको हम टैक्स न्यूट्रल मानेंगे, इसे डीमर्जर मानेंगे, अकॉर्डिंगली कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगी। एक हमने किया था बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हमने किया था कि अगर कोऑपरेटिव बैंक दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में अमलगमेट हो जाता है तो टैक्स न्यूट्रल रहेगा, और हमने कहा था कि जो सेक्शन 32 के डेप्रिसिएशन है, सेक्शन 35D के प्रीमियम एक्सपेंसेस हैं, 35DD के जो एक्सपेंसेस हैं अमलगमेशन डीमर्जर, एंड 35DDA VRS के जो एक्सपेंसेस हैं वो अपोर्शन किए जाएंगे बिटवीन द कोऑपरेटिव बैंक, द अमलगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक, द अमलगमेटेड कोऑपरेटिव बैंक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज A into B by C, in A into B by C हमने किया था। नाउ सिंपली व्हाट दे हैव सेड कि आज कोऑपरेटिव बैंक अगर अमलगमेट होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग कंपनी में तो भी सेम लॉ लगेगा। सो पहले 44 DB लगता था जहां कोऑपरेटिव बैंक अमलगमेट होता था विद कोऑपरेटिव बैंक। नाउ दे से कि जो सेक्शन है जो हम अपोर्शनमेंट करते हैं डेप्रिसिएशन की, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की, अमलगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस की, VRS एक्सपेंडिचर की, वो तब भी की जाएगी अगर कोऑपरेटिव बैंक अमलगमेट होता है इनटू अ बैंकिंग कंपनी। तो पहली अमेंडमेंट तो ये है कि अगर कोऑपरेटिव बैंक कन्वर्ट होता है बैंकिंग कंपनी में आइदर थ्रू अमलगमेशन और डीमर्जर तो सेक्शन 47 में कैप गेन्स
नहीं लगाए जाएंगे। एंड नंबर 2, जो डेप्रिसिएशन है, प्रीमियम एक्सपेंसेस हैं, 35DD के जो अमलगमेशन एक्सपेंसेस हैं, डीमर्जर एक्सपेंसेस हैं, VRS एक्सपेंडिचर है, ईयर ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर में अपोर्शन किए जाएंगे। So that's the only amendment here. नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे आप मैंने आपको कराया था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रॉयल्टी मानते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रॉयल्टी मानते हैं। तो अगर आप कोई पेमेंट करते हैं फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसे रॉयल्टी माना जाएगा। अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी रेजिडेंट से तो 194J में टीडीएस काटेगी, और अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी नॉन रेजिडेंट से तो 115A में 10% टैक्स लग जाएगा। 115A में इसे हम रॉयल्टी मानेंगे और 10% टैक्स लग जाएगा, ये हमने किया था। बट अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम एग्री करते हैं कि सॉफ्टवेयर रॉयल्टी की डेफिनेशन में आता है, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी की डेफिनेशन में आता है अनडाउटेडली। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितने भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हैं उसमें जो रॉयल्टी की डेफिनेशन है उसमें सॉफ्टवेयर नहीं आता है। सो एज पर सुप्रीम कोर्ट, जितने भी डीटीएस है उसमें जो रॉयल्टी डिफाइंड है उसमें सॉफ्टवेयर कवर्ड नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली एज पर सुप्रीम कोर्ट, अगर आप नॉन रेजिडेंट से सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं और डीटीए है आपका उस कंट्री के साथ जिसमें नॉन रेजिडेंट रहता है, तो जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो रॉयल्टी नहीं मानी जाएगी एज पर डीटीए। आपने डीटीएस में किया था सेक्शन 90 में, प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और डीटीए विच एवर आर मोर बेनिफिशियल टू द असेसी विल प्रिवेल, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीटीए प्रिवेल करेगा यहां। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं नॉन रेजिडेंट से और डीटीए है उस कंट्री के साथ, तो उस सॉफ्टवेयर की जो पेमेंट करेंगे उसे रॉयल्टी नहीं मानेंगे, वो फॉरेनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी और उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर पेमेंट कर रहे हैं आप रेजिडेंट को तो 194J लग जाएगा। तो यही है। सो ये 4 केसेस बताए सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर फॉरेन सप्लायर से आप खरीद रहे हैं, किसी भी तरह से ले रहे हैं, तो और डीटीए है, इन ऑल द अबव केसेस द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द अमाउंट पेड बाय रेजिडेंट इंडियन एंड यूजर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉन रेजिडेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर सप्लायर as consideration for resale or use of computer software through end user license agreements or distribution agreements is not royalty for the use of copyright in the computer software, and accordingly it is not taxable. The provisions contained in Income Tax Act section 9 read along with expression 2 and 4 which deals with royalty not being more beneficial to the assessee have no application in the present case. Consequently, the consideration paid to the non-resident computer software manufacturer or supplier would not be chargeable to tax in India, and hence no TDS is required to be deducted. इसे important mark करिएगा, एग्जामिनर जरूर पूछेगा। As per section 90, इनकम टैक्स एक्ट लगता है to the extent it is more beneficial to the assessee, और जहां DTA more beneficial है वहां डीटीए प्रिवेल करता है। मेट
पेज 568। मैट के चैप्टर में इन्होंने क्या कहा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर एडिशन होती है, ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर एडिशन होती है, लेट्स से ईयर 1 में एडिशन हुई, 5 करोड़ की एडिशन हो गई, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम है 5 करोड़ से बढ़ गई। ईयर 1 में टीपीओ ने ट्रांसफर प्राइसिंग में 5 करोड़ से इनकम बढ़ा दी, तो ईयर 1 में आपकी इनकम 5 करोड़ से बढ़ गई। अच्छा, अब आपका कंसेप्ट होता है प्राइमरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सपोज थर्ड ईयर में, ईयर 3 में आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ी है, 5 करोड़ से आपके बुक प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। द इनकम एज पर बुक्स विल इंक्रीज, जिससे आपका बुक प्रॉफिट बढ़ गया, आपको वहां भी टैक्स देना पड़ गया, एंड देयरफॉर देयर इज अ डबल टैक्सेशन। एंड 115 जेबी मैट के चैप्टर में ये सबसेक्शन 2 लेके आए, जहां इन्होंने कहा कि हम रिलीफ दे देंगे आपको अगर एक साल में आपकी प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई, अगले सालों में सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो रही है, एक साल में आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ गई, दूसरे साल में बुक प्रॉफिट्स बढ़ गए, तो आपको डबल टैक्स देना पड़ गया, उसका हम रिलीफ दे देंगे। बट फ्रेंड्स, इस रिलीफ के लिए ये रूल 10RB लेके आए। इस रूल को मैंने कई बार पढ़ा, बड़ी सारी इलस्ट्रेशंस फ्रेम करने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट मेक आउट हेड एंड टेल ऑफ दिस रूल। जब मैं नहीं कर पाया, आप भी नहीं कर पाएंगे, शायद एग्जामिनर भी ना कर पाए, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूट ने कोई एग्जाम्पल दे दिया अपने आरटीपी या किसी भी तरह से, वो हम कर लेंगे। बट एज सच दिस रूल हैज कम, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस रूल। अच्छा, एक बात और, मैट में एक और अमेंडमेंट आई जो मुझसे मिस हो गई यहां पर। हम जब बुक प्रॉफिट्स निकालते हैं, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, अगर 15% से लोअर रेट पे टैक्स होते हैं, जैसे कि रॉयल्टी 10% भी होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल 10% भी होते हैं, तो उनको बुक प्रॉफिट से हटा दिया जाता है। उसी क्लॉज में इन्होंने डिविडेंड भी ऐड कर दिया है कि अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड रिसीव कर रही है जो 15% से कम रेट पर टैक्सेबल है, आप कहेंगे कि फॉरेन कंपनी के केस में डिविडेंड 20% टैक्स होता है, डीटीए की वजह से लोअर रेट पे टैक्स है। डीटीए कहता है कि डिविडेंड जो है फॉरेन कंपनी के हाथ में 10% टैक्स होगा, उस केस में ये कहते हैं डिविडेंड को भी हम एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द बुक प्रॉफिट्स। इस मॉड्यूल के पेज 570 पर आइएगा, 570। ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 20 से आई थी, बट मैंने आपको कराई इसलिए नहीं थी क्योंकि अमेंडमेंट एप्लीकेबल है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23। सेक्शन 9 होता है जहां इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया डीम कर लेते हैं। अगर किसी एनआर का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, किसी नॉन रेजिडेंट का अगर इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, तो उस बिजनेस कनेक्शन से जो इनकम आएगी दैट इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन 2A ऐड की गई सेक्शन 9 में। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स it is hereby clarified that significant economic presence of a non-resident in India shall be deemed to constitute business connection in India, and therefore उस बिजनेस कनेक्शन से जो इनकम आएगी इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस फॉर दिस पर्पज शैल मीन, अगर एनआर गुड्स सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है और जो टोटल गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड की गई इंडिया में अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर रही हैं, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस कनेक्शन। सो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन शैल मीन अ ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी carried out by a
non-resident in India, including provision of download of data, software in India, if the aggregate of payments arising from such transactions during the previous year exceeds 2 crores. तो एनआर जो गुड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, डाटा डाउनलोड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसकी टोटल बिलिंग्स इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम इंडिया आर एक्सीडिंग 2 करोर्स तो बिजनेस कनेक्शन डीम कर लिया जाएगा एंड उस बिजनेस कनेक्शन से जो इनकम आएगी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी. बी है कि एनआर का जो सर्वर है उस पर इंडिया में क्लिक्स हो रहे हैं और उससे वो बिजनेस जनरेट कर रहा है. सो सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और एंगेजिंग इन इंटरेक्शंस with 3 lakh users in India in the previous year. तो अगर 3 लाख यूजर्स आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इंडियन आईपी से तो ये बिजनेस कनेक्शन डीम किया जाएगा थ्रू डिजिटल मींस या अदरवाइज या किसी एजेंट के थ्रू. आपका किसी की और वेबसाइट पर है एड चल रहा है उस पर भी क्लिक आ रहे हैं देन ऑल्सो 3 लाख यूजर्स और मोर है तो बिजनेस कनेक्शन डीम किया जाएगा. इन्होंने क्लैरिफाई किया कि प्रोवाइडेड एट द ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज शैल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेदर और नॉट, चाहे आपका इंडिया में एग्रीमेंट है या नहीं, इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं, इंडिया में सर्विसेज रेंडर हो रही है या नहीं, दैट इज इमैटीरियल. सो प्रोवाइडेड एट द ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज शैल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेदर और नॉट the agreement for such transactions or activities is entered into India. So इंडिया में एग्रीमेंट कर रहे हैं या बाहर एग्रीमेंट कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. The non-resident has a residence or place of business in India or not. उसका इंडिया में place of business है या नहीं, it is irrelevant. The non-resident renders services in India, चाहे वो सर्विसेज बाहर से रेंडर कर रहा है, बिजनेस कनेक्शन डीम किया जाएगा. और उतनी इनकम जो एट्रीब्यूटेबल है ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज रेफर्ड इन क्लॉज ए एंड बी वो इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी. इसका मेमोरेंडम छोड़ दीजिए, मेमोरेंडम पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. एंड द लास्ट चैप्टर कितने मिनट लगाना, फर्स्ट miscellaneous. पेज 547 पर आइएगा अपने मॉड्यूल के बॉटम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए पेज 547 मिसलिनियस टॉपिक्स हेडिंग है मेरी. पहली अमेंडमेंट छोड़ दीजिए 115 AD1B. इसके रूल्स अभी नोटिफाई होने हैं तो जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं होंगे ये अमेंडमेंट रेलेवेंट नहीं है. तो 196D में TDS का सेक्शन है FIIs पर. क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है कि 115 AD जो टैक्स रेट डील करता है विद FIIs वही टैक्स रेट्स पर डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 196D. बट DTA के अंदर अगर लोअर रेट है, DTA में अगर लोअर रेट है तो लोअर रेट पे FII टैक्स होगा. तो 196D में भी टैक्स कटेगा एट द लोअर रेट. 1048D कुछ इंस्टीट्यूशंस की इनकम एग्जाम की गई है जो फाइनेंस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नॉट रियली रेलेवेंट. ऐसी 1048E में कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस की इनकम एग्जाम की गई है, बड़ा स्पेसिफिक है, ये मेरे सबसे रेलेवेंट नहीं है. 115AC पुराना सेक्शन है, मैं कराता नहीं था. बट अगर इन्फोसिस इंडिया है उसके एम्प्लॉयज को अगर इन्फोसिस के GDR मिलते हैं
तो उसकी टैक्सेबिलिटी होगी 115 ACA। जो डिविडेंड मिलेगा उस पर 10% टैक्स लगेगा, और जो लॉन्ग टर्म कैप गेन्स होंगे उस पर भी 10% टैक्स लगेगा। सिंस हम आपको वर्ल्ड का लोएस्ट टैक्स रेट दे रहे हैं, तो यहां पर कोई डिडक्शन, कोई चैप्टर 6 से कोई भी प्रोविजन टू वन सेक्शन 48 फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन कुछ नहीं लगाई जाएगी। सो इसमें है कि एम्प्लॉय ऑफ इंडियन कंपनी अगर एंगेज है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री लाइक इन्फोसिस में, उसे GDRs मिलते हैं जो उसने परचेज किया फॉरेन करेंसी में, उनको बेचने से लॉन्ग टर्म कैप गेन होता है 10% पे टैक्स लगेगा, डिविडेंड भी 10% पे टैक्स होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। दैट्स ऑल। एक सेक्शन 89A आया है, बट ये सेक्शन आप कर नहीं सकते बिकॉज इसके रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं। जब रूल्स नोटिफाई होंगे तभी ये सेक्शन ऑपरेशन में आएगा। सो फ्रेंड्स, विद दैट वी कंप्लीट ऑल द अमेंडमेंट्स नाउ। सो आपने देखा कि बड़ी सारी अमेंडमेंट्स थी फाइनेंस एक्ट 2021 से। मेजर अमेंडमेंट्स आई असेसमेंट्स में, रीअसेसमेंट्स में, सर्च एंड सीजर में, और सेटलमेंट कमीशन डिलीट हो गया, एडवांस रूलिंग का बिल्कुल नया सब्स्टिट्यूशन आ गया, TDS TCS में काफी मेजर चेंजेस आए, स्लम सेल चेंज हुआ, गुडविल पर टैक्सेबिलिटी चेंज हुई। सो ये टॉपिक्स मैं अमेंडमेंट्स की क्लास लेके नहीं करा सकता था, इसलिए मैंने आपको रूटीन लेक्चर्स दिए, और आप देखेंगे इन रूटीन लेक्चर्स को करने से आपका 1/3 कोर्स कंप्लीट हो गया है। जो एक पढ़ने का रिदम होता है वो आप में आ गया होगा। एंड बिलीव मी, इस बार इस अमेंडमेंट से मेरे हिसाब से 40 नंबर की पेपर आ जाना चाहिए। विद दैट वी कम टू एन एंड, and I wish you all the best and success in the examination as well as your life. Thank you.